नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के स्टडी हब में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी से संबंधित शब्द रचना के बारे में पढ़ेंगे। शब्द रचना क्या होता है, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसका वर्गीकरण कैसे होता है, इसमें क्या क्या आते हैं, जैसे सार्थक है, निरर्थक है, आगत है, ये सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज, रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शब्द रचना। ठीक, शब्द रचना। शब्द रचना होता क्या है? तो शब्द जो होता है, वर्णों के सार्थक संघात को, वर्णों के सार्थक संघात को शब्द कहते हैं। जैसे क्या होता है? राम, मोहन, सोहन, पुस्तक, कलम, ये सब चीज़ें वर्णों के सार्थक क्रम, जो इसका सार्थक क्रम होता है, उसी को शब्द कहा जाता है। तो इसका वर्गीकरण जो किया जाता है, शब्दों का वर्गीकरण जो किया जाता है, ये दो रूपों में किया जाता है। शब्दों का वर्गीकरण जो होता है वो दो रूपों में होता है। एक होता है सार्थक शब्द, एक होता है निरर्थक शब्द। एक होता है सार्थक शब्द, एक होता है निरर्थक शब्द। अभी इसके बारे में भी अच्छे से पढ़ेंगे। सार्थक शब्द कौन से होते हैं, निरर्थक शब्द कौन से होते हैं। नोट देख लेते हैं। शब्दों के वर्गीकरण को शब्दों का भेद भी कहा जाता है। अभी क्या था? शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण कुल दो रूपों में होता है। ठीक है, तो शब्दों के वर्गीकरण को शब्दों का भेद भी कहा जाता है। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द को मिला करके जो वर्गीकरण किया जाता है वही शब्द का भेद कहलाता है। अब देखते हैं सार्थक शब्द। सबसे पहले आया था हमारा सार्थक शब्द। तो ठीक है, सार्थक शब्द देखते हैं। सार्थक का अर्थ होता है अर्थ सहित। सार्थक का अर्थ होता है अर्थ सहित। अर्थ सहित का मतलब क्या हो जाएगा कि जिसका अर्थ हो। ठीक है, जिसका अर्थ हो उसी को सार्थक कहा जाता है। जैसे क्या होता है? माता पिता। माता पिता का अर्थ निकलता है भाई बहन, तो भाई और बहन, तो इसका भी अर्थ है, तो इसलिए इसको सार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है। निरर्थक शब्द कौन होता है? जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है, बोलचाल की भाषा में आ जाते हैं, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे क्या होता है? हाथी वाथी, बोल देते हैं ना, हाथी वाथी, घोड़ा ओड़ा, रमेश ओमेश। तो ये जो होते हैं, हाथी जो है ये तो सार्थक है, लेकिन जो इसके साथ वाथी आ गया तो ये आपका निरर्थक शब्द आ जाता है। जैसे घोड़ा है, तो घोड़ा तो सार्थक है, लेकिन ओड़ा जो है वो निरर्थक हो जाता है। तो इसलिए दोनों एक साथ आए हुए, तो हाथी वाथी, घोड़ा ओड़ा, रमेश ओमेश, तो ये निरर्थक शब्द में आ जाते हैं। ठीक है, जो सार्थक शब्दों के साथ बोलचाल में आ जाते हैं, क्योंकि जो सार्थक शब्दों के साथ, जैसे हाथी के साथ आ गया हाथी वाथी, घोड़ा के साथ आ गया घोड़ा ओड़ा, रमेश के साथ आ गया रमेश वमेश, तो जो सार्थक शब्दों के साथ बोलचाल में आ जाते हैं। तो सार्थक शब्द कौन से हैं? जैसे जिसका अर्थ हो, अर्थ निकले, माता पिता, भाई बहन, हाथी, घोड़ा, रमेश, ये सब चीज़ों का अर्थ निकल रहा है, तो इसलिए ये सार्थक हुए। फिर आता है सार्थक शब्दों का वर्गीकरण। अब इसका वर्गीकरण करते हैं, तो इसका वर्गीकरण क्या होगा? इसके कुल 5 रूप हैं। सार्थक शब्दों के 5 रूप हो जाते हैं। पहला होता है रचना या व्युत्पत्ति के अनुसार। इसको पहले पांचों को देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला आता है रचना या व्युत्पत्ति के अनुसार। दूसरा आता है उत्पत्ति के अनुसार। व्युत्पत्ति और उत्पत्ति दोनों अलग अलग हैं। रचना या व्युत्पत्ति ये दोनों एक हैं, उत्पत्ति के अनुसार अलग है। अर्थ के अनुसार, काव्य या शास्त्रीय अर्थ के अनुसार, और प्रयोग या विकार के अनुसार। ठीक है, तो नोट में ये दिया गया है कि अर्थ के अनुसार और काव्य शास्त्रीय अर्थ के अनुसार, अर्थ के अनुसार और काव्य शास्त्रीय अर्थ के अनुसार, इन दोनों को जोड़ करके, ठीक है, इन दोनों को जोड़ करके शब्द, जो सार्थक शब्दों का वर्गीकरण किया जाता है, इसका कुल 4 रूप बताया गया है। मुख्य रूप से 4 रूप बताया गया है, और लेकिन होता कितना है? 5 होता है। तीसरा और चौथा अर्थ के अनुसार और काव्य शास्त्रीय अर्थ के अनुसार, ये दोनों को एक साथ मिला दिया जाता है, तो 4 रूप होता है, लेकिन होता कितना है? 5 होता है।
तो ये कुछ विद्वानों का मत है, लेकिन जो आपका क्वेश्चन आएगा अगर पेपर में आता है तो आप 5 ही मार के आइएगा, 5 ही ऑप्शन लगा के आइएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब इसमें देखते हैं रचना के अनुसार, रचना या व्युत्पत्ति के अनुसार। अब इसमें एक एक के बारे में हम डिटेल में पढ़ लेंगे कि क्या कैसे होता है। तो रचना या व्युत्पत्ति के अनुसार शब्द, रचना या व्युत्पत्ति के अनुसार शब्द। तो रचना के अनुसार शब्द के 3 भेद हैं। अब इसके अंतर्गत भी रचना के अनुसार या व्युत्पत्ति के अनुसार शब्द के 3 भेद आते हैं। एक आता है रूढ़ शब्द, दूसरा आता है योग रूढ़ शब्द, तीसरा आता है यौगिक शब्द, ठीक है। रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो इस वीडियो का PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। तो जितने भी वीडियो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स वहीं से मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल से ही। तो रूढ़ शब्द क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले जानेंगे हम रूढ़ शब्द क्या होता है। जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो, ठीक है, जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो, जो अन्य शब्दों के मेल से ना बने हो, ठीक है, जिसको हम कभी खंड ना कर सकें, ठीक है, जिसका हम खंड ना कर सकें और किसी और मेल से ना बने हो। क्या लिखा है, जो अन्य शब्दों के मेल से ना बने हो, ठीक है, अन्य शब्दों के मेल से ना बने हो, उसको रूढ़ शब्द कहा जाता है। जैसे चावल, ठीक है, चावल को अगर हम अलग अलग करते हैं, इसका संधि विच्छेद करते हैं तो आता है चा जमा वल, ठीक है, चा धन वल या चाव धन ला। तो इसका कोई खंड नहीं निकल आता है, क्योंकि चा धन वल या चाव धन ला। तो वैसे जैसे होता है दिन, दिन का कोई संधि विच्छेद नहीं होगा। घर, मुंह, घोड़ा, सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, इन सबको अगर अलग अलग करेंगे, किसी को भी अलग कर देंगे, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, तो ये हो जाता है सार्थक खंड ना होता है। सार्थक जिसका कोई खंड ना हो सके उसी को रूढ़ शब्द कहा जाता है। फिर आता है योग रूढ़। तो जब 2 रूढ़ शब्द, ये वाले जो दोनों रूढ़ शब्द हैं, ठीक है, जैसे दिन, तो दिन, घर, मुंह, इस तरीके से जब 2 रूढ़ शब्द आपस में मिल करके तीसरा अर्थ देने लगते हैं, कोई अलग अर्थ देने लगते हैं, तो वो योग रूढ़ कहलाता है। रूढ़ शब्द जब दो रूढ़ शब्द मिल करके तीसरा अर्थ देने लगे, ठीक है, तीसरा अर्थ समास में कौन सा आता है, समास में आता है तीसरा अर्थ बहुब्रीहि समास, ठीक है। बहुब्रीहि समास में योग रूढ़ शब्द आता है। बहुब्रीहि समास के जितने भी उदाहरण हैं वो योग रूढ़ के होते हैं, जैसे दशानन, लंबोदर, चक्रधर, पंकज, द्विज, पीताम्बर, जलज। तो इसमें आपको पता होगा, जैसे दशानन है तो दशानन किसे कहा जाता है, रावण को कहा जाता है। लंबोदर किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो ये भगवान गणेश के लिए प्रयुक्त होता है। पंकज जो है ये पुष्प जो है कमल के लिए प्रयुक्त होता है। जलज भी आपका उसी के लिए प्रयुक्त होता है। तो इस तरीके से जो दिया हुआ हो, ठीक है, जो भी अर्थ दिया हो उसका अर्थ ना आके किसी और का अर्थ निकले, ठीक है। तो जब कोई और तीसरा अर्थ आता है तो वो होता है योग रूढ़ शब्द, और उसी को आप कह सकते हैं बहुब्रीहि समास, ठीक है। बहुब्रीहि समास का जिन शब्दों में बहुब्रीहि समास होता है वे सभी शब्द रचना के अनुसार योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जिन शब्दों में, नोट ध्यान दीजिएगा क्योंकि नोट बहुत सब चीज़ों का निचोड़ करके नोट लिखा जाता है। तो जिन शब्दों में बहुब्रीहि समास होता है वे सभी शब्द रचना के अनुसार, ठीक है, यह ध्यान दीजिएगा, वे सभी शब्द रचना के अनुसार योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। फिर आता है यौगिक, ठीक, ये तीसरा है, यहाँ 2 लिखा हुआ है। यौगिक शब्द, जब 2 रूढ़ शब्द आपस में मिल करके, यहाँ तीसरा नंबर है, जब 2 रूढ़ शब्द आपस में मिल करके कोई तीसरा अर्थ नहीं देते। पहला था कि रूढ़ शब्द क्या था, रूढ़ में यह था कि जब जिसका कोई सार्थक खंड ना हो सके, ठीक है, जिसका कोई सार्थक खंड ना हो सके उसको क्या कहा जाता है, रूढ़ शब्द कहा जाता है। इसके बाद आता है योग रूढ़। तो योग रूढ़ में क्या होता है कि जब 2 रूढ़ शब्द मिल करके किसी तीसरा अर्थ, कोई तीसरा अर्थ देते हैं तो वो होता है योग रूढ़। फिर आता है यौगिक में क्या होता है कि रूढ़ शब्द जो दोनों थे उनके मिलने से कोई तीसरा अर्थ ना हो करके जो बल्कि
शब्द से संबंधित अर्थ मिलता है, ठीक है, केवल उसी शब्द से संबंधित अर्थ मिलता है, तीसरा अर्थ नहीं मिलता, उसी शब्द से संबंधित, तो होता है यौगिक शब्द। यौगिक में कैसे, जैसे विद्यालय, तो विद्यालय का जब खंड करेंगे तो विद्या का आलय, ठीक है, आलय भी अलग है, ठीक है, विद्या का आलय, विद्या भी अलग है और आलय भी अलग है, अगर इनको दोनों को मिला देते हैं तो एक विद्यालय बन जाता है, उसी से संबंधित है। पुस्तकालय, पुस्तक धन आलय, वाचनालय, चिड़ियाघर, राजपुत्र, जैसे राजा का पुत्र राजपुत्र, तो इस तरीके से ये हो जाता है यौगिक शब्द। अभी हम सिर्फ इसके बारे में जानेंगे, ये सारी चीज़ों के बारे में, जैसे क्या है इसमें रचना या व्युत्पत्ति के अनुसार शब्द जो आया, इसमें रूढ़ शब्द आया, योग रूढ़ शब्द आया, यौगिक शब्द आया। इसमें हम कुछ उदाहरण के अनुसार के साथ साथ इसके बारे में हम सिर्फ जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या होते हैं, रूढ़ शब्द क्या होता है, योग रूढ़ शब्द क्या होता है और यौगिक शब्द क्या होता है। फिर इसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो में हम इन सभी के बारे में, इसके सिर्फ यौगिक योग रूढ़ के नहीं, इन सभी के बारे में आगे जो आते हैं तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज, संकर शब्द, ये सभी चीज़ें जो आएंगी, इसके बारे में अलग से वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा और उसमें अच्छे से आपको पहचानने का ट्रिक और सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो सिर्फ इस वीडियो में हम इतना जानेंगे कि ये सब होते क्या हैं, इनके मीनिंग क्या है और किस तरीके से ये उत्पन्न होते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया यौगिक शब्द कैसे होता है, ठीक है। अब देखते हैं, इसमें भी एक नोट है कि जिन शब्दों में तत्पुरुष समास होता है, जिन शब्दों में तत्पुरुष समास होता है, अगर समास आपको नहीं आते हैं तो नेक्स्ट वीडियो हम प्रोवाइड करा देंगे समास, तो वहाँ से अगर आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा तत्पुरुष समास क्या होता है। तो तत्पुरुष समास जिसमें जिन शब्दों में होता है वे सभी यौगिक शब्द कहलाते हैं, ठीक है। तत्पुरुष समास जिन शब्दों में होता है वे सभी यौगिक शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्दों की रचना 3 प्रकार से होती है, उपसर्ग से, प्रत्यय से और समास से। तो उपसर्ग जो पहले लगता है, ठीक है, उपसर्ग जो होता है वो पहले लगता है, प्रत्यय जो है वो शब्द के बाद में लगता है। समास के बारे में हम आगे बताएंगे कि समास क्या होता है, ठीक है। तो उपसर्ग, प्रत्यय और समास। तो उत्पत्ति के अनुसार शब्द, अब देखेंगे उत्पत्ति के अनुसार शब्द। पहला था रचना, ये दूसरा है, ये दूसरा है उत्पत्ति के अनुसार शब्द। उत्पत्ति के अनुसार मुख्य 4 और कुल 5 भेद हैं। उत्पत्ति के अनुसार मुख्य 4 और कुल 5 भेद हैं। कैसे? तत्सम शब्द पहला है, तत्सम, फिर तद्भव, फिर आता है देशज, फिर आता है आगत या विदेशज और 5वां आता है संकर, ठीक है। तद्भव, तत्सम, देशज, देशज, विदेशज या संकर, 5वां आता है संकर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कुछ विद्वान जो होते हैं, ठीक है, कुछ विद्वानों ने संकर शब्द को उत्पत्ति के अनुसार शब्द के मुख्य भेदों में नहीं गिना है। तो इसीलिए इन्होंने कहा है कि मुख्य 4 हैं और कुल 5 हैं। तो मुख्य जो अगर पूछा जाए कि उत्पत्ति के अनुसार शब्द के कितने भेद हैं, तो आप लगाएंगे 4। उत्पत्ति के अनुसार मुख्य जो हैं, मुख्य ध्यान दीजिएगा, मुख्य 4 हैं, कुल 5 हैं। संकर को इन्होंने उत्पत्ति के अनुसार मुख्य भेदों में नहीं गिना है, ठीक है। नोट देख लेते हैं, कुछ विद्वानों ने संकर या मिश्रित शब्द को उत्पत्ति के अनुसार शब्द के भेद में नहीं गिना है, ठीक, वही जो हमने अभी आपको बताया, तो वही लिखा हुआ है। कुछ विद्वानों ने संकर या मिश्रित शब्द को उत्पत्ति के अनुसार शब्द के भेदों में नहीं गिना है। अब इसके बारे में हम जान लेते हैं ये सब होते क्या हैं। तत्सम शब्द, इसमें आता है पहला तत्सम शब्द। तो तत्सम शब्द क्या होता है? तत्सम होता है हिंदी में प्रयुक्त होने वाले वे शब्द, ठीक है। कुल मिला के इसका निचोड़ हम बताते हैं कि जो शब्द संस्कृत से निकल करके हिंदी में, ठीक है, जो शब्द संस्कृत से निकल करके हिंदी में संस्कृत के समान प्रयुक्त होते आए हैं, संस्कृत से निकले हैं और हिंदी में उसी तरीके से प्रयुक्त होते आए हैं जिस तरीके से वो थे, तो वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे बालक, बालिका, राजा, प्रजा, शत्रु, मित्र, वृक्ष, पुस्तक, कलम, ये सभी जो हैं तत्सम शब्द के उदाहरण हैं। फिर आता तद्भव। तो तद्भव क्या होता है कि संस्कृत से तो निकला है, ठीक है, इसके बाद उसने अपना रूप बदल लिया।
संस्कृत से निकल करके अपना रूप जब बदल लेता है तो वो होता है तद्भव। तो तद्भव में जैसे क्या है, सिर, पैर, नाक, कान, गाय, बैल, भैंस, ये सभी जो हैं तद्भव शब्द में आ जाते हैं इसके उदाहरण में। अब आता है देशज। देशज का अच्छे से आप ध्यान दीजिएगा। देशज क्या है, देश, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, देश और जा, देश और जा, तो दो शब्दों से मिलकर बना है। देश का अर्थ होता है गांव, देश का अर्थ होता है गांव, और जा का अर्थ होता है पैदा होना। देश का अर्थ होता है गांव और जा का अर्थ होता है पैदा होना। इस तरह से देशज शब्द का अर्थ हुआ गांव से पैदा होने वाला। ठीक है, देश का अर्थ होता है जा, देश का अर्थ होता है कि गांव, और जा का अर्थ होता है पैदा होना। तो गांव से पैदा होने वाला, तो इसमें लिखा है अर्थात गांव से पैदा होने वाले वे शब्द। ठीक है, गांव से पैदा होने वाले वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का तो पता नहीं चलता। ठीक है, जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं है लेकिन गांव की सीमा से पैदा होकर के उसी गांव तक ही सिमट कर रह जाते हैं, गांव तक सिमट कर रह जाते हैं, उसको देशज शब्द कहते हैं। जैसे मेहरारू, मनसेदू, भतार, चुटकाइल, इनारा, ये सभी शब्द गांव में बहुत ज़्यादा प्रयुक्त होते हैं। तो ये सभी शब्द जो हैं आपको देशज शब्द के उदाहरण में आते हैं। फिर आता आगत या विदेशज शब्द। आपको इसको आगत शब्द भी कह सकते हैं या विदेशज शब्द भी कह सकते हैं। तो हिंदी में प्रयुक्त होने वाले वे शब्द, कुल मिला के ये है कि हिंदी में प्रयुक्त होने वाले वे शब्द जो देश के बाहर की भाषाओं से आकर के, देश की बाहर की भाषाओं से आकर के हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। ये सभी शब्द जो हैं, जितने भी शब्द हैं, वो सभी शब्द हिंदी में प्रयुक्त होते हैं किसी और भाषाओं से मिलकर के। ठीक है, और भाषाओं से आकर के। तो ये जो हैं विदेशज जो हैं, विदेशज जो हैं वो विदेश से आकर के हिंदी में उसी तरीके से प्रयुक्त हो रहे हैं। ठीक है, तो उन्हें आगत या, ये या लिखा हुआ है, या विदेशी शब्द कहा जाता है। ठीक है, विदेशी शब्द कहा गया है। जैसे संतरा, पपीता, पार्टी, कुर्सी, आलमारी, वकील, ये सभी शब्द विदेशज शब्द हैं। अब इसमें भी अनेक प्रकार से हैं, कुछ हैं तुर्की हैं, कुछ फारसी हैं, कुछ अरबी हैं, कुछ इंग्लिश हैं। तो इस तरीके से इसको भी हम आप नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर करेंगे और इसके बाद ट्रिक भी बताएंगे कि इसको कैसे याद करने का तरीका है। फिर आता है संकर शब्द। संकर शब्द में हिंदी में प्रयुक्त होने वाले वे शब्द जो दो भाषाओं से मिलकर के बनते हैं। ठीक है, जो दो भाषाओं से, इसको संकर को कहा जाता है मिश्रित शब्द। संकर को कहा जाता है मिश्रित शब्द। ये दो भाषाओं से मिलकर के बने होते हैं। जैसे रेल यात्रा। ठीक है, रेल यात्रा, साइकिल सवार, साइकिल अलग है, सवार अलग है, टिकट खिड़की, बस चालन, रेलगाड़ी। तो ये सभी शब्द दो शब्दों से मिलकर बने हैं और दोनों अलग अलग शब्द हैं। रेल अलग है, गाड़ी अलग है। रेल क्या है, रेल है इंग्लिश शब्द। ठीक है, अंग्रेजी शब्द से बना है। गाड़ी जो है वो हिंदी शब्द है। तो इसीलिए दो मिश्रित शब्द होते हैं। ठीक है, मिश्रित शब्द अन्य अलग अलग भाषा, कोई भी भाषा हो, दो अलग अलग भाषाएं जब होंगी तो संकर शब्द के अनुसार आएंगी। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा था अर्थ के अनुसार। तीसरा था अर्थ के अनुसार। तो अर्थ के अनुसार इसमें आता है पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, समोच्चारी शब्द। ठीक है, इसमें आता है पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द और समोच्चारी शब्द। तो इसको इसमें हमने पर्यायवाची शब्द के बारे में करवा दिया है, विलोम शब्द भी हमने पूरा डिटेल में करवा दिया है, अनेकार्थी इसका भी हमने डिटेल में करवा दिया है, और समोच्चारी जो एक ही तरीके से बोले जाते हैं वो समोच्चारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो ये चार जो व्याकरण की दशाएं हैं, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी और समोच्चारित, ये चारों जो हैं, अगर आपको इसका अर्थ पता है, सबसे ज़्यादा जरूरी अर्थ पता होना। अगर आपको अर्थ पता है तो आप पर्यायवाची भी बना सकते हैं, विलोम शब्द भी बना सकते हैं, अनेकार्थी और समोच्चारित, ये चारों बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे।
बस हम इसके बारे में सिर्फ ब्रीफिंग दे रहे हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं और किस तरीके से इनका प्रयोग हुआ है। तो अगर मान लो पूछा जाता है आपको पर्यायवाची शब्द आते हैं, मानते हैं पर्यायवाची शब्द आपको आते हैं, विलोम शब्द आते हैं, लेकिन अगर पूछा जाए अर्थ के अनुसार शब्द कौन कौन सा है, तो अर्थ के अनुसार अगर पूछा जाता है और दे देता है, एक दे देता है संकर शब्द होता है, एक दे देता है विदेशज, एक आता है, एक इसमें से विलोम शब्द दे दिया और कोई और दे दिया, ठीक है। तो और पूछा गया कि अर्थ के अनुसार इनमें से कौन सा शब्द है, तो अर्थ के अनुसार शब्द अगर आपने नहीं पढ़ा है तो नहीं आप बता पाएंगे। तो यही इसीलिए हमने क्या किया, इसका एक निचोड़ निकाल करके कि इसमें कौन कौन से शब्द किसके अंतर्गत आते हैं आप एक वीडियो में कवर कर लेंगे, तो इससे आपको कम से कम 10 नंबर के क्वेश्चन आपको कवर हो जाएंगे। अब वो नहीं, अलग बात है कि एक ही पेपर में ना आए 10, लेकिन कवर हो जाते हैं। तो पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द और समोच्चारी शब्द, ये जो है अर्थ के अनुसार शब्द आते हैं, इसके उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखते हैं काव्य शास्त्रीय अर्थ आधार पर शब्द। अभी इसके पहले हमने पढ़ा था कि कौन कौन से आते हैं, तो उसमें क्या क्या था, उनमें क्या था, तो इसमें है काव्य शास्त्रीय के अनुसार, ठीक है। पहला था रचना या व्युत्पत्ति के अनुसार, दूसरा था उत्पत्ति के अनुसार, तीसरा था अर्थ के अनुसार। तीनों हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो रचना के अनुसार में क्या पढ़ा हमने, रचना के अनुसार में पढ़ा रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द, ठीक है। रचना के अनुसार में पढ़ा हमने रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द। फिर आता है उत्पत्ति के अनुसार, तो उत्पत्ति के अनुसार में क्या पढ़ा हमने, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज, विदेशज और संकर, इसमें उत्पत्ति के अनुसार में पढ़ा हमने। इसके बाद अर्थ के अनुसार, ठीक है, इसके बाद आया अर्थ के अनुसार। तो अर्थ के अनुसार में हमने ये पढ़ा पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द और समोच्चारी शब्द। तो ये चारों आ गए अर्थ के अनुसार में। अब हम देखेंगे काव्य शास्त्रीय आधार पर, ठीक है। 3 तो हमने पढ़ लिए, 5 थे कुल टोटल, 5 में से मुख्य 4 थे, ठीक है। इसमें बोला गया था कि मुख्य 4 हैं और टोटल 5 है, मुख्य 4 हैं और टोटल 5 हैं। तो अर्थ और काव्य शास्त्रीय को एक साथ माना गया था, तो हमने अर्थ तक पढ़ा। अब काव्य शास्त्रीय के साथ पढ़ेंगे, तो इसके आधार पर शब्द का अभिधा रूप, लक्षणा रूप और व्यंजना रूप, इसके अंतर्गत 3 आते हैं। इसके 3 भेद हैं, काव्य शास्त्रीय आधार पर इसके 3 भेद हो जाएंगे, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में देख लेंगे। अभिधा रूप क्या होता है, ठीक है। तो अभिधा का अर्थ होता है सीधे सीधे कहना, ठीक है, सीधे सीधे कहना या प्रत्यक्ष रूप से कहना। तो जैसे क्या होता है कि किसी को किसी चीज को किसी भी वस्तु चीज़ों को बोलने के लिए आपको डायरेक्ट बोल देते हैं, ठीक है, सीधे विशेषता बता दी जाती है। तो यहाँ पे लिखा है जहाँ पर किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता सीधे सीधे बताई जाए, व्यक्ति या वस्तु की विशेषता जो है वो सीधे सीधे बताई जाए, तो वहाँ पे शब्द का अभिधा रूप होता है। जैसे भारत एक महान देश है, तो डायरेक्ट कहा गया ना, भारत एक महान देश है। तुलसीदास हिंदी के श्रेष्ठ कवि थे, तो ये डायरेक्ट बताई गई, ठीक। लक्षणा रूप, तो लक्षणा का अर्थ होता है लक्षण या संकेत, संकेत के हिसाब से बताए जाते हैं, किसी चीज को संकेत के हिसाब से बताई जाती है। जैसे क्या है, किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताने के लिए उसके लक्षण में दूसरा शब्द लाया जाए, ठीक है। कैसे, भारतवर्ष धरती का स्वर्ग है, धरती का स्वर्ग है, जो धरती तो बहुत लंबी है, ठीक है, इसमें भारत एक छोटा सा देश है, धरती तो बहुत बड़ी है, इसमें भारत एक छोटा सा देश है, वो जो है उस धरती का स्वर्ग कहा गया है भारतवर्ष को, ठीक। कालिदास संस्कृत के शेक्सपियर हैं, शेक्सपियर एक अलग कवि हैं, लेकिन कालिदास को संस्कृत का शेक्सपियर कहा गया। तो इनके लक्षण बताए गए, शेक्सपियर के जैसे लक्षण हैं इनके, कि उनकी तरीके से इन्होंने अच्छी मतलब उसमें सब कुछ चीज़ें डाली हैं, उसके बारे में बताया है इस तरीके से। जैसे कहा, क्या कहा गया है, आप लोग अपने घरों के चिराग हो। चिराग क्या होता है, चिराग होता है कि जो उजाला करता है, ठीक है, अंधेरे में उजाला करने वाला चिराग होता है। तो आप सब लोग जो हैं अपने घरों के चिराग हो, क्योंकि आप अपने घरों के उजाला आप ही कर सकते हैं। पढ़ेंगे, नौकरी लगे, इसके बाद ही आपके घर में उजाला आएगा सही से। तो इस तरीके से जैसे आप लोग अपने घरों के चिराग हो, ये आप अपने ऊपर को रिलेट करके समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं शब्द का व्यंजना रूप।
पहला था शब्द का अभिधा रूप, पहला था शब्द का अभिधा रूप, दूसरा शब्द का लक्षणा रूप, तीसरा है शब्द का व्यंजना रूप। ठीक है, तो व्यंजना का अर्थ होता है व्यंग। व्यंजना का अर्थ क्या होता है? व्यंग। तो जहाँ पर व्यंग के द्वारा, ठीक है, व्यंग के द्वारा किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता बताई जाए, व्यक्ति या वस्तु की विशेषता जब किसी व्यंग के द्वारा बताई जाती है, तो व्यंग क्या कैसे बताई जाती है, इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे क्या कहा है, भारतीय राजनीति में बहुत से नारद हैं। ठीक है, नारद का काम क्या था? इधर का उधर लड़ाना। ठीक है, झगड़ा इधर का उधर लड़ाते थे, इनसे जाके उनसे उनकी चुंगली करना, उनसे जाके उनकी चुंगली करना। तो राजनीति में भी जो है ये कहा गया है कि भारतीय राजनीति में बहुत से नारद हैं। तो इधर का इस पार्टी की तरफ से जाते हैं उस पार्टी में, उस पार्टी की तरफ से जाते हैं उस पार्टी में, बस यही करते रहते हैं। तो ये व्यंग की तरीके से बोला गया है। जैसे मित्रों में गिरगिट भी होते हैं। गिरगिट क्या करता है? रंग बदलता है। तो हमारे साथ हैं तो हमारे तरीके से बोलेंगे, किसी और के साथ हैं तो किसी और तरीके से बोलेंगे। तो बस वही होता है, मित्रों में गिरगिट भी होते हैं। तो इसको क्या कहा गया? व्यंग की तरीके से। तो ये व्यंजना रूप हो जाता है। ठीक, फिर आता है विकार या प्रयोग के अनुसार। पांचवा जो है विकार या प्रयोग के अनुसार। तो विकार या प्रयोग के अनुसार मुख्य 2 हैं और कुल 8 हैं। अब इसको भी हम पढ़ेंगे अच्छे से। मुख्य कितने हैं? 2 हैं। हमें मुख्य पढ़ना है तो अपने आप ही याद हो जाएंगे आपके। जैसे आता विकारी और अविकारी। ठीक, विकारी शब्द, विकारी का अर्थ होता है विकृत करना या बदल देना। ठीक है, जो शब्द प्रयोग के अनुसार अपना अर्थ बदल देते हैं, प्रयोग के अनुसार अपना अर्थ बदल देते हैं, ऐसे शब्दों को विकारी या साविकारी शब्द कहते हैं। ऐसे शब्दों को विकारी या साविकारी शब्द कहते हैं। जैसे माता पिता, भगवान, शैतान, राजा, प्रजा, पुस्तक, ये सभी शब्द जो हैं विकारी शब्द कहलाते हैं। नोट में क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। अभी आपको बताया था हमने कि 8 भेद हैं। ठीक है, 8 भेद हैं। इसमें से ये 4 भेद इसके हैं, विकारी या अविकारी के, और विकारी या साविकारी के, अविकारी नहीं, विकारी या साविकारी के, और 4 भेद इसके हैं। तो दोनों को मिला करके 8 भेद होता है, और मुख्य जो है वो 2 ही है। तो इसमें विकारी में क्या आता है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। विकारी शब्द के 4 भेद हैं। ठीक, यही लिखा गया है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। ये विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। फिर आते हैं अविकारी शब्द। तो अर्थ नहीं बदलता। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अपना अर्थ बदल जाता है। ठीक है, अनुसार अपना अर्थ बदल देते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है? अर्थ नहीं बदलता। तो इन्हें अविकारी कहते हैं। जैसे क्या होता है? और, किंतु, लेकिन, परंतु, फिर भी, इसलिए, ये सभी शब्द जो हैं अविकारी शब्द कहलाते हैं। इनमें कौन कौन से आते हैं? समस्त अव्ययवाची शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। अव्ययवाची शब्द, तो अव्ययवाची में क्या होता है? जैसे क्या होता है? संबोधनवाची। ठीक है, संबोधनवाची, क्रिया विशेषणवाची, समुच्चयवाची और संबंधवाची। तो यहाँ पे था संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। ठीक, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आता है विकारी में। और क्या होता है? संबोधन, क्रिया विशेषण, समुच्चयवाची और संबंधवाची, ये जो आते हैं वो अविकारी में आ जाता है। ठीक, इसमें थोड़ा सा नोट देख लेंगे। विकारी और अविकारी शब्दों के भेद को जोड़ करके विकार के अनुसार शब्द के कुल 8 भेद माने गए हैं। ठीक है, विकार के अनुसार कुल 8 भेद माने गए हैं। तो एक बार हम शॉर्ट में देख लेंगे कि क्या क्या हमने पढ़ा था। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। ये शब्द रचना पढ़ा। ठीक है, शब्द रचना में क्या पढ़ा कि शब्दों का वर्गीकरण, इसमें आया सार्थक और निरर्थक। तो सार्थक शब्दों में कुल 5 भेद आए। ठीक, सार्थक शब्दों में कुल 5 भेद आए। पहला आया रचना या व्युत्पत्ति के अनुसार, दूसरा आया उत्पत्ति के अनुसार, तीसरा आया अर्थ के अनुसार, चौथा आया काव्य शास्त्रीय अर्थ के अनुसार, और 5वां आया प्रयोग के अनुसार। रचना में क्या क्या हमने पढ़ा? रचना में पढ़ा रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द। उत्पत्ति के अनुसार क्या पढ़ा? तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज और संकर। ठीक, उत्पत्ति के अनुसार में हमने तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज, संकर। फिर आता है अर्थ के अनुसार, इसमें पढ़ा हमने पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी और समुच्चारित। ये आ गया अर्थ के अनुसार में। फिर आता काव्य शास्त्रीय अर्थ। ठीक, इसमें आ गया शब्द का अभिधा रूप, शब्द का लक्षणा रूप और शब्द का व्यंजना रूप, ये आ गया। अब इसमें इसके बाद क्या होता है? फिर आता है विकार या प्रयोग के अनुसार। ठीक, तो विकार में क्या है?
विकारी या साविकारी, और दूसरा आया क्या, आविकारी। ठीक, विकारी या साविकारी और दूसरा आया आविकारी। तो इसके अंतर्गत हमने विकारी में क्या क्या पढ़ा, विकारी में था संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ठीक, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। लेकिन और अविकारी में क्या आया, संबोधनवाची, क्रिया विशेषणवाची, समुच्चयवाची और संबंधवाची। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे वाक्य रचना के बारे में। तो इसके बाद जब वाक्य रचना कंप्लीट हो जाएगी तो वाक्य रचना के बाद फिर हम इसके बारे में जो जो हमने पढ़ा था, ठीक है, तो शुरुआत से शुरू करेंगे। जैसे रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द, यहाँ से चालू करेंगे। इसके बाद एक एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस वीडियो का PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं।